Screen recorder. Page 28.91G available. 000. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 283 लेकर के। और ये 28 अप्रैल 2024 का अंक है। हालांकि ये अंक भी आपको थोड़ा सा लगभग एक दिन देर से ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए। 30 अप्रैल आते आते 30 दिन 30 कहानियाँ पूरी होने की पूरी संभावना है। खैर, तो 28 अप्रैल रविवार, और पिछली बार मैंने थोड़ा सा कहानी को पीछे ले जाने के बारे में आप सबको बताया था, कुछ महीने पीछे दरअसल जाने के लिए, क्योंकि अब वही है, दिमाग एक काम अनेक, तो भूल जाते हैं। लेकिन अचानक बैठे बैठे 3-4 दिन पहले बात याद आई, तो मैंने कहा इसको भी कहीं ना कहीं कहानी में फिट तो करना ही पड़ेगा। और प्रतिक्रियाओं की जहाँ तक बात है, तो राहुल भाई की तो लगातार धुआंधार प्रतिक्रिया मिल रही है। धन्यवाद राहुल। और आपने जो कहा कि कैसे ये सब होता है, ये इतना हौसला, इतना संकल्प कहाँ से आता है, यही तो परेशानी है दरअसल। यही इसी चीज़ ने यहाँ तक पहुँचाया है बस, तो उसको तो फिर छोड़ना अच्छी बात भी नहीं है। और वैसे हम लोग आमतौर पर कभी कभी कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आरसी संदीप, या कोई भी बोलता है, तो हम बोलते हैं कभी कभी कि रेडी टू फेस चैलेंजेस, यानी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार। तो फिर हमारा काम ही जब यही है, तो फिर अपने काम से भला पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, तो बात करते हैं 2019 की एक घटना की, दरअसल जिसके बारे में मैंने आप सबको पिछली बार बताया था। हुआ कुछ यूँ था कि अजमेर में एक संस्था है, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के नाम से, और इस संस्था को लगभग 55 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। तो इस संस्था ने दिसंबर 2019 में ये निर्णय लिया कि भाई विकलांग दिवस आ रहा है, उस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कुछ दरअसल इंडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। थोड़े दिन पहले, मतलब मान लीजिए नवंबर में तैयारी हुई होगी, प्लानिंग हुई होगी। और इसके पीछे वहाँ के कर्णधारों की एग्जैक्ट क्या मंशा रही, ये तो मैं नहीं बता सकता, या इस बात का जब निर्णय लिया गया तब मैं उस बातचीत का हिस्सा था या नहीं था, ये भी मुझे याद नहीं। और कैसे ये बात शुरू हुई, कुल मिला के ये मैं कहने की स्थिति में हूँ नहीं। लेकिन जो भी हो, जो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है समय समय पर, और मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि किसी मीटिंग में ही ये तय हुआ होगा कि संस्था को आगे बढ़ने के लिए और लोगों के अंदर और अधिक, खासकर युवाओं में और अधिक अपनी उपयोगिता बताने के लिए, या अपनी पैठ स्थापित करने के लिए, या युवाओं को दरअसल संस्था से जोड़ने के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, कुछ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। और फिर ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि भाई संदीप, इसके कोऑर्डिनेटर तुम ही हो। ठीक, तो कार्यक्रम तो मिलता है तो फिर अच्छा लगता है, खुशी होती है। फिर ऐसा कार्यक्रम जो आपकी रुचि का हो, और ऐसा कार्यक्रम जो वाकई में कुछ अच्छा करने वाला हो, तो फिर तो बात ही क्या। तो खैर, शीर्ष स्तर पर उसकी तैयारियां प्रारंभ की गई, और मुझे विद्यार्थियों को जोड़ने और कार्यक्रम तक लाने, बुलाने, ये सब जिम्मेदारियां मुझे मिली। तो भाई इसमें वही ब्रेल लिपि में रीडिंग, राइटिंग, संगीत प्रतियोगिता, डिबेट और ऐसे कंपटीशन, इस तरह के, मतलब जो इंडोर गेम्स जितने भी होते हैं, उस सब के बारे में आह्वान किया गया। और 2 और 3 दिसंबर को ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब इसमें लगभग, जहाँ तक मुझे याद आता है, 50-60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़के लड़कियों ने अलग अलग, जोधपुर, अजमेर और राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए थी, उदयपुर, सब जगह से आए लोग, जयपुर।
तो जब लगभग ज़्यादातर विद्यार्थियों से जब वहाँ मेरी बातचीत हुई या प्रतियोगिता के दौरान मिलना हुआ, तो मतलब सब वही रिकॉर्डिंग क्लब वाली पहचान। तो ठीक है, सही लगा, मतलब कि अच्छा है, रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से जान रहे हैं या उस पर चर्चा हो रही है, तो अच्छी बात है। तो फिर बातों ही बातों में जब प्रतियोगिताएं चल रही थी 2 तारीख को, तो किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर सुना है कि रिकॉर्डिंग क्लब ने ऑफिस भी खोला है। मैंने कहा जी, और अभी 3 ही महीने हुए हैं। तो उसने कहा कि सर हमें अगर जाना हो तो क्या करना होगा। मैंने कहा कि जाने को तो क्या, आदर्श नगर जा कर के आप जा सकते हैं, वहाँ ऑफिस में जो हैं उनको मैं फ़ोन कर दूंगा। फिर जब ये बात एक से दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक, तो काफ़ी सारे बच्चे आ गए कि सर हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। मैंने कहा भाई आप लोग मेरे लिए परेशानी उत्पन्न कर देंगे, प्रतियोगिताएं चल रही हैं और कल तो समापन समारोह का दिन है, ऐसे में कैसे जाया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, उन बच्चों की ज़िद के आगे मुझे भी हो लगा कि चलो ठीक है यार, अगर आगे हो कर के होना जाना वैसे भी कुछ है नहीं, लेकिन कम से कम एक मन में तसल्ली होगी कि रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस पता नहीं कितने दिन रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, एक दिमाग में शुरू से ये तो था ही कि यार ऑफिस है तो फिर यहाँ पर लोगों का आना जाना भी शुरू होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ हो रहा है, किसी की जिसके लिए ये काम हो रहा है वो लोग कौन हैं, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। फिर हमारे पास भी कुछ इस तरह की यादें भी होनी चाहिए कि भाई हाँ, ये रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस है, यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। तो 3 तारीख को संयोगवश कुछ ऐसा हुआ कि दिन में लंच तक सारी प्रतियोगिताएं पूरी हो गई, और लंच करने के बाद 1-1:30 बजे ही उन सभी विद्यार्थियों की इच्छा को पूरा करते हुए पूछा गया कि कितने लोग आना चाहते हैं। तो सारे तो नहीं, लेकिन करीबन 25-30 विद्यार्थी, लड़के लड़कियां दोनों, उसमें तैयार हो गए। और उसके लिए आनन फानन में फिर ऑटो किए गए 2 बड़े बड़े, और शाम को सोचिए 4 बजे उद्घाटन है और 1-1:30 बजे ये सारी प्लानिंग हो रही है। तो मैंने पहले ही इनको कह दिया था भाई दोस्तों, ज़्यादा समय तो है नहीं, क्योंकि मैं मतलब अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो भी, उससे भी पीछे नहीं हटना चाहता, वरना कोई कहेगा कि देखो भाई इसको लगाया किस काम में था और ये तो अपने एजेंडे पे लग गया, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। भले ही आप लोग चलें चाहे ना चलें, या मैं आपको ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए दरअसल मुझ पर भरोसा जताया गया है, वो काम मैं अगर ईमानदारी से ना करूँ तो फिर ये ठीक नहीं होगा। हालांकि मुझे ये भी पता था कि चाहे मैं अपने मन में कितना ही स्पष्ट रहूं, लेकिन जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही कहेगा। लेकिन आप अपनी प्लानिंग से जब चलते हैं और आपको पता है कि आप सही हैं या गलत हैं, तो फिर आपको ये भी पता है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत होती नहीं है। तो हम लोग निकले 2 ऑटो करके, और लगभग 2-2:30 बजे हम वहाँ पहुँचे ऑफिस। और इधर हमने किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि अगर बताते तो 10 जने टांग अड़ाने वाले आ जाते बीच में। ये प्लानिंग का हिस्सा था। सब लोग जब लंच करने लगे तो हम वहाँ से निकल लिए। उन विद्यार्थियों को पहले ही इशारा कर दिया था कि भाई आप लोग लंच वंच से फ्री हो जाना जल्दी से। इधर जयवंती मैडम को फ़ोन कर दिया था जो ऑफिस में थे कि भाई इस तरह से ग्रुप है जो आना चाहता है विद्यार्थियों का। मेरे साथ संभवतः भानु भी था शायद उस समय, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो फिर उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे बहुत खुश ऑफिस में आने के बाद। हालांकि ऐसे कुछ था नहीं खुश होने जैसा, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा था। अच्छा, वो उसमें ज़्यादातर जोधपुर के थे। और एक और बात बताऊं, जोधपुर वो शहर है, अगर अब तक का डेटा उठा करके देखें तो रिकॉर्डिंग क्लब का जो बुक्स रिकॉर्डिंग वाला जो काम है
उससे सबसे ज़्यादा अगर कहीं के विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है तो वो जोधपुर ही है। और ये भी बात सही है कि कई साथी ऐसे हैं जो आज भी उनमें से रिकॉर्डिंग क्लब के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। खैर, तो जब वो आए विद्यार्थी तो सबको बड़ी खुशी हुई, उनको बिठाया, ऑफिस दिखाया और कहाँ रिकॉर्डिंग का काम होता है, किस तरह से होता है, ये सब उनके अंदर जिज्ञासा थी, कौतूहल था एक तरह से। तो वो सारी बातचीत हुई और फिर उसके बाद में जब लोगों को पता चला कि भैया संदीप तो लेकर के रवाना हो गया इतने सारे स्टूडेंट्स को, तो फिर कॉल पे कॉल आने लगे। और जब कॉल आने लगे तो फिर थोड़ा टेंशन भी हुई, लेकिन जैसे तैसे उसको ऑटो वाले को भी समझाया कि भाई आए तो भले ही कैसे भी है लेकिन जाना बहुत फास्ट है। तो इधर लोगों ने झूठ और बोलना शुरू कर दिया, अरे चीफ गेस्ट आ गए, अतिथि आ गए, तुम कहाँ रह गए, ये क्या कर दिया तुमने, तो लापरवाही है, ऐसा है वैसा है। मज़ेदार बात ये है कि उन बच्चों का पता नहीं मन भरा या नहीं भरा ऑफिस में, लेकिन वहाँ से आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस रवाना हुए और लगभग हम 4:15 साढ़े 4:20 तक हम पहुँच गए थे वहाँ। और उसके भी हमारे पहुँचने के भी आधे पौन घंटे के बाद यानी 30-40 मिनट के बाद इनके जो मुख्य अतिथि थे वो आए थे। तो खैर वो होता है कई बार ऐसा, लेकिन ठीक है, आयोजक की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन करना ज़रूरी है। लेकिन ये घटना मुझे याद इसलिए आई कि बड़ा ही अप्रत्याशित था और वो पहला और अंतिम मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आए। पहला और अंतिम मौका। उसके बाद ठीक है आए हैं साथी, लेकिन 2-5 आए हैं, लेकिन 25-30 विद्यार्थी एक साथ, वो तो 3 दिसंबर 2019 का ही वो दिन था। और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि देखिए विकलांग दिवस भी था, हमारे लिए भी अच्छी बात थी। और ये कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी थी। फिर बाकी वापस अब अपनी कहानी पर लौटेंगे। और अब जब लॉकडाउन में फंस गए हैं तो नए नए तरीके अपनाने हैं। वो तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि रिकॉर्डिंग क्लब भी चलायमान रहे, ग्रुप भी चलायमान रहे, लोगों की एक्टिवनेस भी बनी रहे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे एकदम उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया, किस तरह से किया गया। और रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप पिछली कहानी में सुन भी चुके हैं कि भाई किस तरह पुलिस वाली का आना हुआ रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यालय में। और हाँ, इस बीच में देखिए मदद का कार्य भी लगातार चल रहा था। आप पिछली कहानी में जब सुन रहे थे जयवंती मैडम से, तो उसमें 2 बातें और कि हमारी एक रीडर थी पहले, कविता बनर्जी, और जो झाड़ू पोछा करती थी ऑफिस में उस समय बाई जी, उन दोनों को उन्होंने मदद दिलवाई थी कोरोना काल में, जो डेली का जो राशन वगैरह होता है वो। तो यानी सेवा भी और सर्विस भी, सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन अब इस कोरोना काल में क्या कर सकते हैं ऐसा, मैं अपने घर पे फंस चुका हूँ, तो कैसे रिकॉर्डिंग क्लब को चलायमान रखें, जागृत रखें। उसके लिए जो कुछ किया गया वो अब आपको सुनाएंगे 284 में। बहरहाल 28 अप्रैल के दिन 1979 में एक अभिनेता हैं शर्मन जोशी, उनका जन्म हुआ था। वैसे शर्मन जोशी के नाम से आपको शायद याद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी है और उसमें अगर राजू को देखा है तो फिर वो जो राजू थे वही शर्मन जोशी थे। तो बहुत बहुत बधाई। वैसे और भी कई फिल्मों में वो आए हैं, लेकिन 3 इडियट के लिए ही मुझे तो याद है कम से कम। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय। Page breakers button.